विमला देवी शहर के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश जी की पत्नी थी, जिसका शहर में बहुत तरह का व्यवसाय था और वह शहर के अमीरों में गिने जाते थे। विमला देवी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा दिनेश, उसके बाद बेटी श्वेता और उसके बाद सबसे छोटा बेटा विशाल था। विमला देवी ने तीनों बच्चों को पढ़ाने में बहुत जोर लगाया था। विमला देवी ने शुरू से ही अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था और उनके तीनों बच्चों ने MBA किया था। बेटी ने तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर ली थी, पर दोनों बेटे अपने पापा के बिजनेस में ही शामिल हुए, क्योंकि विमला देवी के पति का बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस फैला हुआ था, पर वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए वह चाहते थे कि उनके दोनों बेटे अपने नए नए तरीकों से उनके बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाए। इसलिए विमला देवी ने अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था, पर बेटी को तो विदा करना था, इसलिए उसे अपने बिजनेस में वह शामिल नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे पूरी तरह से काबिल जरूर बनाया था। अब सब बच्चों की शादी की उम्र हो रही थी। सबसे पहले विमला देवी ने अपनी बेटी की शादी करने की सोची। विमला देवी दिमाग से बहुत ही तेज तर्रार किस्म की महिला थी और खुद को बहुत शातिर समझती थी। विमला देवी का सोचना था कि उनकी बेटी की शादी उन्हें ऐसे घर में करनी है जहां उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो और वह महारानी बनकर अपना जीवन गुजारे। किसी भी तरह का कोई दबाव मेरी बेटी के ऊपर ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर इतना ज्यादा ध्यान दिया था और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी। विमला देवी को पता था कि परिवार में साथ रहने पर सास ससुर और बेटे बहू में विवाद होते ही रहेंगे और मेरी बेटी को मुझे इन सब तकलीफों से दूर रखना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक सुकून की जिंदगी जिए। पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, ऊपर से बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में HR थी। विमला देवी ने एक इंजीनियर लड़के से अपनी बेटी की शादी फाइनल कर दी। अच्छा खासा दहेज दिया और ये सुनिश्चित कर लिया कि बेटी और दामाद दूर के किसी शहर में रहेंगे। घर वालों, माँ बाप, भाई बहन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। साथ ही साथ विमला देवी को ये रिश्ता अपनी बेटी श्वेता के लिए इसलिए भी ज्यादा पसंद आया क्योंकि लड़के की माँ नहीं थी, तो विमला देवी तो ऐसे ही खुश हो गई कि मेरी बेटी को सास की तानाशाही कभी भी नहीं सहनी पड़ेगी। विमला देवी काफी आगे की सोच कर चल रही थी और उन्होंने बेटी की शादी कर दी। बेटी अपने पति के साथ दूसरे शहर में आराम से जिंदगी बिता रही थी। ससुराल से उसे कोई लेना देना नहीं था। ससुराल में सास थी नहीं, 2 जेठ जेठानी थे और ससुर जी थे। विमला देवी की बेटी श्वेता को किसी से कोई मतलब नहीं था। यदि सास होती तो शायद कभी उसे ससुराल में रहना भी पड़ता, पर उस ओर से भी वह मुक्त थी। अब विमला देवी अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। ससुराल में श्वेता को कभी रहना नहीं पड़ा और ससुराल में रहने के लिए उस पर कोई दबाव भी नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई साथ नहीं था। विमला देवी ने यही तो चाहा था अपनी बेटी के लिए कि उनकी बेटी को किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना हो और वह आत्मनिर्भर रहे, ताकि यदि कोई भी परेशानी हो भी जाए तो कोई ससुराल वाला उसके ऊपर हावी ना हो पाए। अब विमला देवी ने अपने बड़े बेटे दिनेश की शादी करने के बारे में सोचा। विमला देवी के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उन्होंने सोचा कि जैसी उनकी बेटी है, अगर इस तरह की पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की को घर की बहू बनाकर ले आएगी तो वह उनके दबदबे में कभी नहीं रहेगी। और विमला देवी का तो यही सोचना था कि जो भी उस घर में बहू बनकर आए वह जिंदगी भर उनकी और उनकी बेटी की जी हजूरी करे और कभी अपनी जुबान उनके आगे न खोले, और साथ ही साथ उसके मायके वालों की हैसियत उनसे काफी कमतर हो, क्योंकि अगर मायके की हैसियत भी उनके बराबर होगी तो वह कभी उनके दबाव में नहीं रहेगी और उनका दबदबा समाप्त हो जाएगा। क्या पता वो उनके बेटे को लेकर अलग भी हो जाए। इसलिए काफी सोच विचार कर विमला देवी ने अपने से बहुत कम पैसों वालों के घर में अपने बेटे की शादी तय की। लड़की की पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने 10th की पढ़ाई पूरी की थी, उसकी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी। बड़े घर से रिश्ता आया देखकर लड़की के माता पिता ने सोचा हमारी लड़की के तो भाग ही खुल गए और उन्होंने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। और इस तरह से दिनेश की शादी एक सीधी सादी लड़की बरखा से हो गई। विमला देवी ने ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था। अब बात बात पर विमला देवी बहू को ताना मारती थी और बरखा चुपचाप सारे तानों को सुनती थी
और कोई जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि वह बहुत सीधी सादी थी। वह मायके से उतनी अमीर नहीं थी जितना उसका ससुराल था। पढ़ी लिखी भी वह ज्यादा नहीं थी। गांव के सरकारी स्कूल से ही उसने पढ़ाई की थी, तो इंग्लिश में भी उसकी कोई खास अच्छी नहीं थी। और यहाँ विमला देवी की बेटी, जो कि हर 3 महीने पर मायके आ जाती थी, माँ बेटी ने मिलकर बड़ी बहू बरखा का जीना मुश्किल कर रखा था। बात बात पर विमला देवी बहू को ताना मारती थी और ननद श्वेता बात बात पर अपनी भाभी बरखा का मजाक उड़ाती थी। कभी बरखा की ननद बरखा के गरीब होने का मजाक उड़ाती, तो कभी बरखा को इंग्लिश नहीं आती इस बात का मजाक उड़ाती। कुल मिलाकर बरखा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। बरखा का पति दिनेश ये सब कुछ पसंद नहीं करता था, लेकिन जब भी वह कुछ बोलता तो माँ विमला देवी, बहन श्वेता, भाई विशाल सब मिलकर दिनेश को उल्टा सीधा बोलने लगते और बोलते कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम जोरू के गुलाम बन गए हो। विमला देवी ने बहुत सोच समझकर सारे कदम उठाए थे। अपनी बेटी को तो इतना काबिल बनाया था कि वह कभी किसी के ऊपर आश्रित ना हो। साथ ही सोच समझकर उसकी शादी की थी, ताकि उसके ऊपर कभी ससुराल का दबाव ना पड़े। और साथ ही साथ बहुत तगड़ा दहेज भी दिया था, ताकि अगर कभी कुछ ऐसा हो भी तो उनकी बेटी पलटकर तगड़ा जवाब दे सके। और बहू ऐसी लेकर आई थी जिसके ऊपर वह सब जीवन भर हुक्म चला सके और उनकी बेटी भी हुक्म चला सके। साथ में देवर भी जब तब भाभी को कुछ भी बोल देता था। उसकी नजर में भी भाभी की कोई हैसियत नहीं थी, पर दिनेश की तो वह जीवन साथी थी। लेकिन वह कुछ भी बोलता तो घर में बहुत बड़ा कलह का कारण बन जाता। और बरखा के माता पिता इतने अमीर नहीं थे कि बरखा के ससुराल वालों पर कोई सवाल उठा सके। उनकी तो बरखा के ससुराल वालों के आगे कोई हैसियत भी नहीं थी, इसलिए वह मजबूर थे। और बरखा ने भी उन्हें मना कर रखा था, क्योंकि वह जानती थी अगर वह लोग बीच में पड़ेंगे तो उन्हें ही परेशानी होगी। और कुछ भी हो, दिनेश तो बरखा को बहुत चाहता था, इसलिए बरखा खुश थी कि चलो मेरा पति तो मुझे प्यार करता है। और इसी बात से बरखा के माता पिता भी संतुष्ट थे। और उन्हें पता था कि परेशानियां तो है, लेकिन पति हर कदम पर बरखा का साथ देगा, तो कुछ दिनों में समस्याएं समाप्त ही हो जाएगी। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। और अब विमला देवी के छोटे बेटे विशाल की शादी की बात चलने लगी। और विमला देवी ने अपने दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ाए और सोचा दूसरी बहू को भी उन्हें इसी हिसाब से लाना पड़ेगा, ताकि वह भी उनके काबू में रहे। और जिस तरह से बरखा को इन्होंने बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ है, इसी तरह से छोटी बहू को भी वह बंधुआ मजदूर बनाकर रखेगी, ताकि वह और उनकी बेटी पूरे घर पर राज करेंगी। बेटी की भी यही तमन्ना थी कि जब भी वह मायके जाया करे, उसकी दोनों भाभियां उसकी सेवा में हाजिर हो जाया करे और उससे कम पढ़ी लिखी हो, ताकि वह बात बात पर उनके ऊपर हावी हो सके और उनका मजाक उड़ा सके। लेकिन विशाल इतने दिनों से ये सब कुछ देखकर अपने माँ और अपने बहन की मनसा तो समझ ही चुका था, और वह खुद भी कहीं न कहीं बरखा का मजाक उड़ाने में शामिल रहता था। अपने भाई के दुख तकलीफ का उसे अंदाजा था, इसलिए उसने सोच लिया था कि मैं ये खेल अपने साथ तो होने नहीं दूंगा। भाई की शादी के वक्त इन सब का अंदाजा नहीं था कि मम्मी कम पढ़ी लिखी और हम लोगों से कम हैसियत वाले घर से लड़की क्यों ला रही है, लेकिन अब समझ में आ चुका है, तो मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होने दूंगा। और विशाल अपनी बातों पर अड़ गया। विमला देवी जो भी लड़की को विशाल के लिए पसंद करती, विशाल उसे कभी पढ़ाई की बात पर तो कभी उसके पारिवारिक रुतबे की बात को लेकर शादी से मना कर देता। विशाल का साफ कहना था कि मैं हैसियत में अपने बराबर वाले परिवार में ही शादी करूंगा, और क्योंकि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे मेरे ही बराबर पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उसे समझाया, डांटा, फटकारा भी, लेकिन विशाल अपनी बातों से टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था इस वक्त यदि वह अपनी माँ की बातों का विरोध करेगा तो जीवन भर सुखी रहेगा, लेकिन यदि चुपचाप माँ की बातों में आकर शादी कर लेगा तो उसका जीवन भी अपने भाई भाभी की तरह नरक हो जाएगा, और ऐसा वह होने नहीं देगा। इसलिए विशाल अपनी बात पर अड़ गया था कि वह अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा, जो उसे पसंद आएगी, ना कि माँ और बहन की पसंद से। विमला देवी को विशाल के आगे झुकना ही पड़ा, और विशाल ने एक अच्छे खासे घर परिवार, जो पैसों के मामले में विशाल के घर वालों के बराबर ही थे। विशाल ने बड़े घर की लड़की सौम्या से शादी के लिए
हाँ की। सौम्या ने भी शुरू से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की थी और एमबीए कर रखा था। शादी के बाद जब सौम्या विदा होकर आई तो सासू माँ और ननद ने थोड़ा बहुत अपना रंग दिखाया, तो सौम्या ने काफी अच्छे से उसका जवाब दिया, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी, पैसे वाले घर की थी, अच्छा खासा दहेज भी लेकर आई थी, तो किसी के दबदबे को वह क्यों सहती। ऊपर से उसने भी एमबीए कर रखा था, उम्र में भी वह अपनी जेठानी से बड़ी थी। बरखा तो बहुत कम उम्र में इस घर की बहू बनकर आई थी, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। सौम्या बरखा से कहीं अधिक मैच्योर थी, तो उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और उसे समझ में आ गया सौम्या कहीं से भी बरखा की जैसी नहीं थी। सौम्या ने कुछ दिनों में फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसने बोला कि मैं इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं घर में बैठकर चूल्हा चौका करूं, या तो मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगी या फिर मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लूंगी, आप लोगों को जो सही लगे, घर में तो मैं नहीं रह सकती। सौम्या के आगे सब मजबूर थे और सौम्या ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन बरखा की जैसी जिंदगी चल रही थी, आज भी वैसे ही जिंदगी चल रही थी। उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था, बस अब उसका मजाक उड़ाने वालों में सौम्या भी शामिल हो चुकी थी। दिनेश को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसकी बीवी घर की नौकरानी से अधिक कुछ नहीं, जो सबका ख्याल रखे, सबके लिए एक पैर पर हाजिर हो और उसके बाद भी उसे कोई सम्मान न मिले, क्योंकि वह कम पढ़ी लिखी है और उसके मायके वालों की हैसियत उसके घर वालों के हैसियत के बराबर नहीं है और वह कोई दहेज लेकर नहीं आई है। लेकिन दिनेश की तो वह पत्नी थी। दिनेश तो चाहता था कि उसकी पत्नी को भी उसके घर में सौम्या के जितना सम्मान मिले, जो कि उसके घर वाले बरखा को कभी भी नहीं देते थे। जबकि बरखा उस घर की बड़ी बहू थी। बरखा कभी कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सीधी सादी थी, पर दिनेश को साफ साफ दिखता था कि बरखा को बहुत दुख होता है इन सारी हरकतों से। पर बरखा इतनी सीधी थी कि उसे पता था कि वह इन लोगों से लड़ नहीं पाएगी, इसलिए चुप रहती थी। उसकी शादी को 2 साल बीत चुके थे। दिनेश ने सोचा, अगर यही हाल रहा तो कल को जब मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे भी अपनी माँ का कभी सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि इस घर में बरखा का कोई सम्मान नहीं था। उसका एक नौकर का दर्जा था, जबकि वह इस घर की बड़ी बहू थी। दिनेश को अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि घर में हर किसी का एक रुतबा था, एक सम्मान था, सिवाय बरखा के। और यह सब कुछ विमला देवी की चालाकियों का फल था, जिसमें दिनेश और बरखा फंस चुके थे। लेकिन उनका छोटा बेटा विशाल बहुत चालाकी से इस मुसीबत से बच गया और अब वह और उसकी बीवी भी बरखा को अपना नौकर समझते थे। दिनेश ने अब एक निर्णय ले लिया था और उसने बरखा से बोला, बरखा, अब तुम्हें खुद के लिए सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी स्थिति ऐसी ही रहेगी। बरखा ने बोला, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और ना ही मेरे मम्मी पापा इस काबिल है कि मैं कुछ दिन मायके में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकूं, क्योंकि अब मुझे मेरे ससुराल से कोई मायके जाकर रहने नहीं देगा, उनके रुतबे पर असर पड़ेगा और ससुराल में तो मैं पढ़ाई जारी रख नहीं सकती, क्योंकि दिन भर मेरा समय घर के कामों में ही निकल जाता है। मैं क्या करूं, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता और मुझसे ये सब बर्दाश्त भी नहीं होता। मैं तो शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं आप लोगों की तरह इंग्लिश भी नहीं बोल सकती। यही सब वजह है कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। दिनेश बोला, कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं बोल सकती, ये कोई मजाक उड़ाने का विषय नहीं है। हम भारत में रहते हैं, तुम हिंदी तो बोल सकती हो ना। हाँ, तुम्हें खुद को काबिल बनाना होगा, तो फिर मैं क्या करूं? दिनेश बोला, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम इसे अपना बिजनेस क्यों नहीं बनाती? बरखा बोली, कैसे? दिनेश बोला, तुम अपना एक रेस्टोरेंट खोलो। दिनेश की बात सुनकर बरखा बोली, पर दिनेश, ये सब कुछ कैसे होगा? फिर दिनेश बोला, क्यों, तुम मेरी पत्नी हो, मैं करवाऊंगा सब। मैं इतने दिनों से इस घर के बिजनेस में शामिल हूँ, तो मैंने भी अच्छे खासे पैसे जोड़ रखे हैं और जमीन जायदाद की तो कोई कमी है नहीं। कहीं पर भी तुम अपना रेस्टोरेंट खोल सकती हो। मैंने एक अच्छा सा लोकेशन भी सोच लिया है। वहाँ हमारी एक काफी बड़ी दुकान है जो काफी टाइम से खाली पड़ी हुई है, उसे हम रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करवाते हैं। भगवान की दया से पैसे की हमें कोई कमी नहीं है, बस अब हमें अपनी काबिलियत दिखानी है और सारा कुछ तुम्हारे देख रेख में होगा।
पहले तो इस बात के लिए घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ कि बरखा ये सब कुछ करेगी तो घर कौन संभालेगा, घर के सारे काम कौन करेगा। तो दिनेश बोला, बरखा इस घर की नौकर नहीं है जो घर संभालने के लिए खुद को बर्बाद कर दे। जब आपकी छोटी बहू फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है, आपकी बेटी अपना जॉब कर सकती है, तो बरखा को भी पूरा हक है। और क्योंकि वह इस घर की बड़ी बहू है, जब छोटे अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं तो बड़ी बहू को भी पूरा हक है। यह तो हमारी गलती थी कि इतने दिनों से हमने इस बारे में सोचा नहीं, पर अब सोच लिया है, बस करना बाकी है और हम करके ही रहेंगे। इस पर विमला देवी, सौम्या, श्वेता और विशाल ने अपनी गंदगी दिखानी शुरू कर दी और बोले, तेरी अनपढ़ जाहिल गवार बीवी इस लायक ही नहीं है कि वह हमारी फैमिली बिजनेस में शामिल हो सके, तो इसमें हमारी क्या गलती है। दिनेश बोला, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर कोई फैमिली बिजनेस में ही शामिल हो, अपना खुद का भी बिजनेस कोई बना सकता है और मैं बरखा के साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। और अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। बरखा का अपना रेस्टोरेंट खुलेगा तो खुलेगा और अपने घर को संभालने के लिए आप कुछ और नौकर रख लीजिए। मेरी बीवी इस घर की नौकर नहीं बल्कि घर की बड़ी बहू है। विमला देवी ने कलह करना शुरू कर दिया, बन गया जोरू का गुलाम वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार दिनेश पूरे मूड में था और बोला, क्यों, आपका दामाद जोरू का गुलाम नहीं है? ये आपका छोटा बेटा जोरू का गुलाम नहीं है या पापा जोरू का गुलाम नहीं है? तो अगर मैं जोरू का गुलाम बन गया तो कौन सी आफत आ गई? विमला देवी बोली, वाह, अब तेरी इतनी जुबान चलने लगी। इस बार बरखा ने जवाब देना सही समझा, क्योंकि दिनेश ने उसे पहले ही इस चीज के लिए बोला था कि अपने हक के लिए बोलना सीखो, तभी तुम्हें इज्जत मिलेगी। बरखा बोली, क्यों, आपके छोटे बेटे और बेटी की इतनी जुबान चलती है आपके आगे? तब फिर दिनेश तो आपके बड़े बेटे हैं, तो उनकी जुबान क्यों नहीं चल सकती? और मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ, पिछले कई सालों से अपने छोटों की हेकड़ी देखती आ रही हूँ, पर अब और नहीं। विमला देवी, श्वेता और सौम्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भिखारी घर से आई हो ना, तो ससुराल के पैसे पर उड़ना तो बनता ही है, कर लो अपने शौक पूरे। लेकिन तुम्हारी जैसी जाहिल गवार एक रेस्टोरेंट खोलकर उसे चला लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ये पता है कि तुम्हारे ससुर जी के और ससुराल के कुछ पैसे जरूर डूब जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास इतना पैसा है कि उतना घाटा तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं। बरखा बोली, मैं किसी के हक के पैसे नहीं ले रही हूँ, अपने पति की कमाई के पैसे ले रही हूँ। मेरे पति भी इसी बिजनेस में काम करते हैं, तो उनकी भी मेहनत है इन पैसों को बनाने में, जिस पर कि मेरा भी बराबर का हक है। अब सबको समझ में आ गया था कि बरखा और दिनेश दोनों के मुंह में अब जुबान आ चुकी है और दोनों अब इन लोगों की हेकड़ी बर्दाश्त नहीं करने वाले। कुछ दिनों के बाद बरखा ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, जिसमें उस राज्य के सारे पारंपरिक पकवानों का प्रबंध था, जिसकी देखरेख बरखा स्वयं किया करती थी और मदद के लिए उसने कई स्टाफ रख रखे थे। दिनेश भी बीच बीच में आकर बरखा की मदद करता था। सबको पूरी उम्मीद थी कि बरखा ये सब कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन बरखा ने दिन रात एक कर दिया और 3 साल के भीतर भीतर उसने अपने रेस्टोरेंट को शहर का जाना माना रेस्टोरेंट बना दिया और धीरे धीरे पूरे शहर में फेमस हो गया। बाहर से आने वाले लोग तो बरखा के रेस्टोरेंट में ही खाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ घर जैसा खाना मिलता था और हर प्रकार के पारंपरिक पकवान मिलते थे। बरखा की सफलता देखकर देवरानी सौम्या, ननद श्वेता और सास विमला देवी का तो दिमाग ही हिल गया। सौम्या तो ससुर जी के बिजनेस में ही इन्वॉल्व थी, लेकिन बरखा ने तो अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया था। श्वेता भी जॉब करती थी। श्वेता की 1 साल की कमाई के बराबर बरखा की 1 महीने की कमाई थी। अब बरखा श्वेता और सौम्या से काफी आगे निकल चुकी थी। बरखा के ससुर जी का कहना था, चलो हम शहर के जाने माने बिजनेसमैन में तो पहले से ही शामिल थे, अब अपनी बड़ी बहू की बदौलत रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी हम शामिल हो चुके हैं और शहर में हमारा नाम हो चुका है, और ये सब कुछ बरखा की मेहनत की वजह से हुआ है। सौम्या ने तो जमे जमाए बिजनेस में ही हाथ आजमाया, लेकिन बरखा ने एक नया बिजनेस खड़ा किया रेस्टोरेंट का, जो कि हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया था और उसमें सफलता भी पाई है।
हम अपने इस बिजनेस को और शहरों में भी खोलेंगे। और बरखा भी इतने दिनों से काम करते करते काफी तेज हो गई थी। अब वो पहले वाली बरखा नहीं रही थी और अब उसे कोई कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचता था। और विमला देवी, श्वेता, विशाल और सौम्या को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि बरखा उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है और अब किसी को भी बरखा को ताना मारने की कोई हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ हो पाया सिर्फ और सिर्फ जब बरखा और दिनेश ने खुद के लिए कदम आगे बढ़ाया। नहीं तो अगर वह इस तरह से नहीं सोचते तो जिंदगी भर इस चक्कर में ही पिसते रहते जिसमें कि वह पिस रहे थे। अब बरखा और दिनेश ने अपना परिवार आगे बढ़ाने की सोच ली थी, क्योंकि अब दिनेश को बहुत अच्छे से पता था कि उसके बच्चे अपनी माँ की पूरी इज्जत करेंगे। और अब घर में भी बरखा को पूरी इज्जत मिलती थी, क्योंकि बरखा शहर की जानी मानी हस्ती थी और ये सब सिर्फ बरखा की हिम्मत और अपने पति दिनेश के साथ के कारण ही संभव हो पाया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।